अनाथ आश्रम। मैं एक अनाथ आश्रम में नाइट ड्यूटी करती थी। वहाँ पर एक 15 साल की लड़की रोज़ मुझसे आकर कहती कि दीदी, मुझे रात को दर्द होता है। मुझे लगा उसके बिस्तर में कुछ खराबी होगी। मैंने उसका बिस्तर भी बदल दिया, लेकिन वह फिर भी मुझसे बोली कि दीदी, रात को रोज़ मेरे बहुत दर्द होता है। मैंने देखा उसके शरीर में निशान बने हुए थे। मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है। मैं बोली, ठीक है, आज मैं तेरे पास सोऊंगी, देखती हूँ क्यों दर्द होता है। जब रात हुई, मैंने उसके पास ही अपना बिस्तर लगा लिया। रात करीब 2 बजे वहाँ 2 आदमियों ने उसके साथ इतना। मेरी विधवा माँ का मैं ही सहारा थी। बचपन से अकेले कष्ट सहकर उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। अब जबकि मैं बड़ी हो गई हूँ, पढ़ाई पूरी कर चुकी, मुझे नौकरी की तलाश थी, क्योंकि अब मैं अपनी माँ को आराम देना चाहती थी। मेरे घर के पास में ही एक अनाथ आश्रम था। वहाँ पर मुझे नाइट ड्यूटी मिल गई। मेरी माँ ने तो पहले मना किया कि नाइट ड्यूटी क्यों करती है, दिन की ड्यूटी ढूंढ ले। लेकिन मैं नौकरी करने के साथ साथ समाज सेवा और दूसरों की मदद भी करना चाहती थी, जिसके लिए मुझे अनाथ आश्रम से अच्छी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ बेसहारा बच्चों की देखभाल करना, उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगेगा। मैंने किसी तरह अपनी माँ को मना लिया कि माँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ रात में पुरुष स्टाफ काम नहीं करता है और भी कई लड़कियाँ मेरे साथ नाइट ड्यूटी में रहेंगी और फिर हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ भी राज़ी हो गईं। अब मैं रोज़ रात को अनाथ आश्रम में नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी थी। 1 महीना हो गया था। मुझे वहाँ काम करने में बहुत अच्छा लगता था। उन बेसहारा बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। एक दिन एक 15 साल की लड़की मेरे पास आई और बोली, दीदी, मुझे रात में बहुत दर्द होता है। मैंने सोचा बिस्तर की वजह से ऐसा होगा, इसलिए मैंने उससे कहा, आज मैं तुम्हारा बिस्तर बदल दूँगी तो फिर दर्द नहीं होगा। मैंने उसका बिस्तर भी बदल दिया, लेकिन वह अगले दिन फिर मुझसे शिकायत कर रही थी। बोल रही थी कि दीदी, आप तो कह रही थीं कि बिस्तर बदलने से दर्द सही हो जाएगा, लेकिन मुझे आज भी दर्द हो रहा है। तभी अचानक मेरी नज़र उसके गले में पड़ी। उसके गले में निशान थे। मैं उसके लिए परेशान हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे गले में ये निशान कैसे हैं? उसने कहा, पता नहीं दीदी, कैसे हो गया। मुझे अंदेशा हुआ कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, देखती हूँ क्या बात है। लेकिन
इसके बारे में किसी को बताना नहीं। जब रात हुई, सब लोग सो गए तो मैं चुपचाप जाकर उस लड़की के पास लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा था। रात के करीब 2 बजे थे। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। बिना आवाज़ किए उस लड़की के पास आए। वह लड़की शायद सो रही थी। उसे उन दोनों आदमियों ने एक इंजेक्शन लगाया। ये दोनों वही आदमी थे जो कि अनाथ आश्रम में यतीम बच्चों को लेकर आते थे। मैं कुछ समझ पाती तब तक उन लोगों ने उस लड़की को उठाकर ले जाने लगे। पहले मैंने सोचा जाकर मैडम को सब कुछ बताती हूँ, लेकिन फिर सोचा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। यह लोग उस लड़की को लेकर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। इसलिए मैंने उन दोनों आदमियों का पीछा किया। वह लोग गेट पर गए तो वॉचमैन ने उन लोगों के लिए गेट खोल दिया। उनके जाने के बाद गेट बंद कर लिया और फिर देखा तो मैडम भी अपने ऑफ़िस से बैठी-बैठी सारा नज़ारा देख रही थी। मैं तुरंत समझ गई कि मैडम और वॉचमैन सब मिले हुए हैं। इसलिए मैं सबसे छुपते हुए पीछे वाले गेट पर गई और उधर से कूदकर बाहर चली गई। एक वक्त गँवाए बगैर ही मैंने उन लोगों का पीछा करना जारी रखा। वे लोग उस लड़की को लेकर एक कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दौड़कर खिड़की के पास गई तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। उन दोनों आदमियों ने उस लड़की को लेटा दिया था। एक आदमी खड़ा था और दूसरा उसके साथ हैवानियत कर रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने खिड़की से ही चिल्ला दिया कि छोड़ दो उस लड़की को, वरना मैं अभी पुलिस बुला दूँगी। मेरी आवाज़ सुनकर दूसरा आदमी मेरे पास आया और उसने मेरे सिर पर ज़ोर से वार किया। मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो देखा मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं एक अंधेरे कमरे में थी। तभी मुझे उस लड़की के साथ हुई हैवानियत याद आ गई। मेरा दिल काँप रहा था। मैं उस बच्ची के लिए दुआ कर रही थी। तभी एक आदमी दरवाज़ा खोलकर मेरे पास खाना लेकर आया। मेरे हाथ पैर खोले, बोला खाना खा ले और फिर दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैंने उसके खाने को हाथ भी नहीं लगाया। मैं बाहर निकलने का रास्ता देख रही थी। तभी मेरी नज़र ऊपर बने रोशनदान पर पड़ी, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। मैंने देखा वहाँ कुछ लकड़ियाँ रखी थीं। मैंने वह सारी लकड़ियाँ रोशनदान के नीचे ढेर लगा दिया। फिर उनके ऊपर चढ़ गई और किसी तरह मेहनत करके उस रोशनदान तक पहुँच गई। वहाँ से बाहर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ घास का ढेर था। मैं
बिना सोचे समझे उस पर कूद गई और बाहर निकल आई। मेरे पैर में चोट आ गई, लेकिन उसकी परवाह किए बिना मैं वहाँ से निकल गई। आगे अनाथ आश्रम का गेट था, उसमें वॉचमैन बैठा था। मैंने सोचा अगर ये मुझे देख लेगा तो तुरंत उन लोगों को बता देगा, इसलिए मैंने दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिया। पुलिस थाना बहुत दूर था। बस से जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह लोग वहाँ भी जा सकते थे। मैं किसी तरह चलते चलते 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन पहुँची। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। इतने सारे मुजरिमों को देखकर मैं डर रही थी। जब मेरा नंबर आया, मैं इंस्पेक्टर के पास गई और सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, आपके पास कोई सबूत है इन सब का? मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा, हम लोग कैसे मान लें कि आप सच कह रही हैं? आप किसी को फंसाने के लिए झूठ भी बोल सकती हैं। वैसे भी अदालत सबूत पर विश्वास करता है। ऐसे तो उन लोगों को कोई सज़ा नहीं होगी। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं तो बस उन अनाथ बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। इससे भला मुझे क्या फ़ायदा होगा? एक सीनियर इंस्पेक्टर के पास मुझे भेजा गया। जब मैंने उन्हें सारी घटना बताई तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी और मुझे कहा, आप परेशान मत होइए, घर जाइए। मैं डर गई थी। मैंने फ़ोन करके अपनी माँ को अपनी सहेली के घर पर बुला लिया। हम दोनों वहीं पर रहें। अगले दिन पुलिस वाले साधारण कपड़ों में लड़कियों के सौदागर बनकर अनाथ आश्रम में गए। मैडम से सारी बात किया तो पता चला ये लोग लड़कियों का धंधा करते हैं। छोटे बच्चों की ब्लू फिल्म बनाकर विदेश में बेचते हैं। पुलिस वालों ने चुपचाप सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया और वहाँ से चले आए। फिर सीनियर इंस्पेक्टर सहित उन लोगों को अरेस्ट करने गए। मैडम के घर की तलाशी ली गई, जिसमें बहुत सारे ग्राहकों की लिस्ट मिली जिन्हें लड़कियां बेची गई थीं। सारे सबूत मैडम के खिलाफ थे। मैडम ने फिर अपने पूरे गिरोह के बारे में बताया। सभी पकड़े गए। काफ़ी लड़कियों को धीरे धीरे बचा लिया गया। सभी आरोपियों को सज़ा हो गई। इसके लिए मुझे सरकार की तरफ से सम्मान भी दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।